Good morning, students. We are on lecture 5 in aldehyde, ketones and carboxylic acid. And this part is very, very, very important is a part of this chapter. जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये आने वाला है 99% इस पार्ट से क्वेश्चन आएगा ही, राइट? सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे, राइट? सो लेट्स वी मूव ऑन दिस पार्ट. इन दिस पार्ट विल डिस्कस रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मैं पहले उसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ. What is alpha hydrogen? That you know, we know very well. What is alpha hydrogen, right? अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो CH3 C double bond O H. This is functional group, so this is alpha carbon. If we are talking about ketone, CH3 C double bond O CH3, so this is functional group, so this is alpha and alpha dash, both are alpha carbon, right? So जो हम इस पार्ट में पहले कुछ रिएक्शन देखने वाले हैं वो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा कार्बन होगा, वो तो ठीक है. अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होगा, उन पर बेस्ड होगा क्योंकि एसिडिक नेचर उसी हाइड्रोजन का होगा. एसिडिक नेचर कैसे होगा इस पर बात करते हैं. So as we know this group is electron withdrawing तो है ही, साथ में ये ग्रुप पोलर भी है, right? So what happen, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है, right? So this कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज होती है. टू enhance to manage the valency of this carbon, यहाँ पर जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है. मतलब मैं कुछ इसे ऐसा लिख सकता हूँ CH2H और यहाँ पर C और यहाँ पर डबल बॉन्ड O जो होता है, अगर मैं इसे ऐसे ले लूँ और H. इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस पोलैरिटी दिस हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकन्स, राइट? एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप होती है, जनरली बेसिक कंडीशन और कई बार एसिडिक कंडीशन में भी. तो जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड यहां पर चला जाता है और H प्लस बाहर निकल जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं. इन दैट केस दिस विल बी CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H एंड इसे इनोलेट आयन कहते हैं. सो यू कैन सी कि हाइड्रोजन आयन का लॉस होता है और इसीलिए इस ग्रुप का, इस हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर की बात होती है. जनरली ये H जो है वो किसी बेस की प्रेजेंस में निकाला जाता है, यानी कोई बेस यहाँ अवेलेबल होता है जिस हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाता है और इसीलिए H2O यहाँ बाहर निकलता है और ये मॉलिक्यूल बनता है. ये मॉलिक्यूल अगर फिर से कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करें तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास जो आयन बनता है वो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H बनता है. तो एक ये इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनता है, और एक यहां पर माइनस चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बनता है. तो दो न्यूक्लियोफाइल होते हैं. इनमें से वाटर के अंदर, इन वाटर अगर हम बात करें, इन प्रोटिक सॉल्वेंट अगर हम बात करें तो ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट हम बात करें तो ये बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है. तो वाटर में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसीडर किया जाएगा और किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जाकर ये अटैक करेगा और डायरेक्ट वहां जुड़ जाएगा. वाटर के अंदर अगर कोई, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर एसीटोन ले लिया या आप कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हैं या और भी कई जो है वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं, उन कंडीशंस में O माइनस विल अटैक ओवर देयर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. अगर मैं 12th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, जेईई और नीट में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, कुछ सालों से नहीं आ रहे, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस जरूर आए हुए हैं, राइट?
So this is the acidic nature of alpha hydrogen. It is very much clear कि अगर एक CH3 और यहाँ जुड़ेगा तो एसिडिक नेचर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि दो तरफ जो है वो प्लस नेचर हो जाएंगे, तो इसमें जो CO का पोलैरिटी है वो कम हो जाएगा, दो तरफ प्लस आई नेचर वाले ग्रुप हो जाएंगे, राइट। सो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो एल्डिहाइड में ज़्यादा होता है और कीटोन में ये नेचर कम होता है, राइट। ये एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो, लेकिन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो दिस इज द एसिडिक नेचर। और यहां पर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये टॉटोमेरिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉटोमेरिज्म कैसे जनरेट होता है वो ये है, अगर हम यहाँ बेसिक कंडीशन लेके आते हैं तो ये कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन ले सकता है और मे कन्वर्ट, ये मॉलिक्यूल जो है वाटर से हाइड्रोजन ले सकता है H2 और इक्विलिब्रियम में रहेगा और यहाँ से हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और OH और H। तो ये दोनों देखिए टॉटोमर होगा। तो टॉटोमर अगर रिएक्शन में कैसे बनते हैं, बाय दिस वे, बेस की कंडीशंस, बेस की हेल्प से, राइट। एसिड की हेल्प से भी कुछ कंडीशंस में बनते हैं, बन सकते हैं, कह सकते हैं हम, लेकिन जनरली बेसिक कंडीशन सबसे बेहतर होती है टॉटोमेरिज्म के लिए। तो देखिए दो टॉटोमर बन गए और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है, जिसमें बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, जिनमें से दोनों में ये स्टेबलाइज होता है। तो ऑब्वियसली अगर कहीं इलेक्ट्रोफाइल अवेलेबल होगा तो इट विल अटैक ओवर देयर, राइट। सो दिस इज द एसिडिक नेचर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये मैंने ऑलरेडी यहां पर आपसे शेयर किया है। सो एसिडिक नेचर क्यों होता है हमने देखा, तो वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट्स। तो हमने देखा कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण से तो एक तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप CO का होता है, साथ में जो मॉलिक्यूल बनता है उसका रेजोनेंस, जो आयन बनता है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। इनोलेट आयन और ये आयन दोनों में से ऑब्वियस है जिसके ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इतना स्टेबल नहीं होता है, लेकिन बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। इन वाटर, इन प्रोटिक सॉल्वेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने जनरल बातें न्यूक्लियोफिलिक नेचर के बारे में की हुई हैं। तो आपको पता है कि अगर OH माइनस और CH3 माइनस में से CH3 माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इट thousands of reactions are there। मैं यहाँ पर आपके बुक का रिएक्शन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे रिएक्शंस बन सकते हैं। बेसिक कंडीशन होगी, इसी तरह से रिएक्शन होगा हर जगह। उनमें से एक रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन, पहली कंडीशन है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डिहाइड और कीटोन्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अगर एल्डोल होना है तो। और डाइल्यूट एल्कली एज अ कैटलिस्ट, डाइल्यूट एल्कली एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। डाइल्यूट एल्कली, एल्कली में NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, राइट। तो इस रिएक्शन में अगर हम जनरली देखें तो ये देखिए CH3CHO ने अटैक किया, ये मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड एल्डोल। अगर कीटोन होता है दैट इज कीटोल, लेकिन नाम जनरली प्रोसेस का नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही रहता है क्योंकि तरीका वही है। मैं दोनों तरीके से बात करूंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ओके। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। सो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे हमने ये एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक एल्डिहाइड है और एक और एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है। ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल लगेंगे, जनरली एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल्स की बात होती है। अब आपको क्या करना है, दैट वी नो वेरी वेल। एक और तरीके से मैं इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O H
और दूसरा मॉलिक्यूल इसी तरह से। अगर आप इसे ऐसा लिख लेते हैं तो आपका पूरा काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एल्कली ले लिया, NaOH whatever, राइट। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देना है और बाकी सारे ग्रुप को यहां जोड़ देना है, राइट। कैसे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH यहां ऑलरेडी है, ऊपर OH जुड़ गया और यहां हो गया CH2 और यहां हो गया CHO, राइट। तो ये आपका देखिए एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, तो इसीलिए कहते थे इसे एल्डोल कह देते हैं। ये बात अलग है कि अगर आप, और जनरली हो ही जाता है, स्लाइट हीटिंग करते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CHO और इसमें से वाटर निकल जाता है। तो एल्डोल इसे जरूर करते हैं, लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अल्टीमेटली एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये होता है, राइट। अगर हम एक कीटोन के साथ एग्जांपल ले लें, इसी तरीके से वहां भी होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 नीचे लिख दीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल सीधे सीधे लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल कर यहां लगा दीजिए और बाकी मॉलिक्यूल को यहां लगा दीजिए, रिमेनिंग जो भी है। एल्कली आपको ऑब्वियसली लेना ही है, एल्कली NaOH जो है वो यहां कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। सो दिस विल बी CH3 COH, ओके, COH और यहां पर क्या हो जाएगा CH3 एज इट इज है, और यहां से एक हाइड्रोजन आपने यहां लगाया, बाकी बचा हुआ आपने यहां लगा दिया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और अल्टीमेटली इसमें से अगर आप हीट करेंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा, नहीं भी करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है यही कहलाता है। लेकिन हीट करना मतलब रिएक्शंस में आता है CH C डबल बॉन्ड O CH3, जब OH निकलता तो बीटा एलिमिनेशन जैसा, OH यहां से और हाइड्रोजन यहां से निकलता है, H2O निकल जाता है और डबल बॉन्ड वहीं पर बीच में हमें देखने को मिल जाता है। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ, है ना, कि क्या प्रोसेस हो गया और किस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, isn't it? So remember it, right? So this is the point कि आप ये इस रिएक्शन को कैसे अपन पढ़ते हैं या कैसे हमने उस रिएक्शन को देखा हुआ है, ओके। सो ये तो बात हो गई कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। बट नाउ माय क्वेश्चन, नाउ वी आर ऑन द मैकेनिज्म, कि मैकेनिज्म कैसे होती है एल्डोल कंडेंसेशन की, है ना, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो मैकेनिज्म में ध्यान रखिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन की जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, सो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट देन? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट इज, क्या करते हैं आप, सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, जो मैंने एसिडिक नेचर के लिए आपसे बताया था, वही स्टेप होता है। OH माइनस जो यहां पर होता है, दैट OH माइनस पुल हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर, यहाँ का एक हाइड्रोजन जो हमने देखा था ना, तो यहाँ पर CH2 जैसे हो जाए और एक हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, इनोलेट आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है? इनोलेट आयन बन जाता है। इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH ये नॉर्मल आयन जनरेट कर देता है, जो बेहतर न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर ये अटैक करता है। तो ऑब्वियसली जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा O माइनस और H तो इसमें ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, साथ में जो ऊपर से आया हुआ ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा, राइट। इसके बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, ठीक है। दिस इज एक्चुअली
हम इसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ enolate ion. This step is called formation of enolate ion. First step it is. This step is called nucleophilic addition. न्यूक्लियोफिलिक जो कि एल्डिहाइड और कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ये है, इसके ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इसके ऊपर अटैक हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेप इज, अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, सो थर्ड स्टेप इज प्रोटोनेशन। सिंपली वाटर से, जो वाटर अवेलेबल है H और OH, वहां से ये हाइड्रोजन पुल कर लेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एंड विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH OH एंड CH2CHO, जिसमें से बाद में H2O बाहर निकल सकता है। हीटिंग करने पर जैसा हमने देखा था H2O बाहर निकल जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। हर बार यही होगा। बस यहाँ देखिए, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों एक ही मॉलिक्यूल से बनते हैं। एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है और एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। CH3 के लिए भी, कीटोन के लिए भी करें तो भी सेम सिचुएशन ही होती है, वहां भी कुछ डिफरेंट नहीं होता है। इस तरह से जो रिएक्शन जितने भी हम उसमें देखते हैं, चाहे हम कीटोन के साथ देखें, चाहे हम एल्डिहाइड के साथ देखें, सबके साथ इसी तरह के रिएक्शंस होते हैं, राइट। कुछ और एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन के, एक दो एग्जाम्पल मैं आपसे और शेयर करता हूं, तो शायद आपके ये चीज जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगी और आप आसानी से उसे सॉल्व भी कर पाएंगे, राइट। तो आप भी उसे बेहतर समझ पाएंगे और उसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम एक और एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CHO और हमें इसका एल्डोल बनाना है। दो मॉलिक्यूल हम इसके लेंगे और क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, सोचिए थोड़ा सा जल्दी से, आप पॉज कर सकते हैं उस समय के लिए वीडियो, प्रोडक्ट बना लीजिए और फिर चेक करिए। जैसे अब हमने कैसे क्या देखा था एग्जाम्पल में, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, राइट। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन में से निकालना है आपको। हाइड्रोजन यहां से नहीं निकाल सकते, आप इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे CH2, इसे CH3 नीचे कर देंगे और यहां पर C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कार्बन, जो हाइड्रोजन आप मूव कराते हैं यहां से यहां जोड़ते हैं, वो अल्फा कार्बन वाला होना चाहिए। तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, बाकी मॉलिक्यूल को यहां जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C और यहां हो जाएगा OH, यहां रहेगा H और बाकी मॉलिक्यूल में CH और यहां हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा CHO, राइट। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी CH3, बाकी हीटिंग करके H2O निकल जाएगा। अगर यहाँ पर एक और CH3 जुड़ा हुआ तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा हीटिंग करने पर। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और वहाँ पर अंतर भी पड़ता है प्रोडक्ट में, ओके। सो नाउ इट विल बी CH3 CHO और यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आपने पॉज करके देखा होगा, सो आपको आइडिया हो जाएगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से बनाया है। नहीं तो वापस चेक करिए कॉन्सेप्ट को। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिससे एल्डोल कंडेंसेशन की बात की जा सकती है। ये केवल एक चीज जो मैं आउट ऑफ द पिक्चर आपसे बात कर रहा हूं कि केवल इसके लिए नहीं, जब साइनाइड्स होते हैं वहां पर भी, जैसे CH3CN अगर हम ले लें, या नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं CH3NO2 अगर हम ले लें, जहां पर भी इस तरह से कॉन्जुगेशन की कंडीशन बनती है, जहां पर भी माइनस चार्ज निकल के कॉन्जुगेशन हो सकता है, उन सारे केसेस में एल्डोल, साइनो एल्डोल कहलाते हैं, नाइट्रो एल्डोल कहलाते हैं, सब केसेस में एल्डोल बन सकते हैं, राइट।
सो ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और ख़ास चीज़ होती है जब हम एल्डोल में ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा केवल एक ही मॉलिक्यूल एल्डोल की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन बाद के समय में कुछ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की बात भी की गई है। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या किया गया है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ले लिया गया है। शायद थोड़ा सा पिक्चर छोटी हो रही है, मैं आपको उसे और बेहतर थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो शायद आप उसे और बेहतर देख पाएंगे। राइट, सो इस केस में अगर हम देखें, दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, बिल्कुल कुछ वैसा ही, मिलता जुलता ही जैसा जब हम बोर्ड्स रिएक्शन में दो डिफरेंट प्रोडक्ट को लेकर बोर्ड्स रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं, वैसा ही यहां भी होता है। कैसे होता है चलिए बात करते हैं। सो जैसे मान लीजिए आपने दो मॉलिक्यूल लिए CH3CHO और CH3CH2CHO, बराबर। तो अब प्रोडक्ट कितने बनेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो दोनों में ही अल्फा कार्बन है, तो पहले कितने टोटल प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहां 3 टोटल प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे, देखिए एक ही मॉलिक्यूल खुद आपस में मिलके बना सकता है, जो ये होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH SO। दूसरा ये मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बना सकता है, जो ये होगा, जो मैंने अभी लास्ट में आपसे शेयर किया था, CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO। आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, इसी के बारे में मैंने बात की थी। और तीसरा क्या हो सकता है, थर्ड वन क्या हो सकता है, एक्चुअली 4 होंगे, थर्ड ही क्यों, 4 होंगे, सॉरी 4 होंगे। क्यों, इस कंडीशन में, एक कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन निकल सकता है, और दूसरी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अगर इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं अगर इसके न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फर्स्ट केस यानी थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस की बात कर रहा हूं, थर्ड केस में क्या होगा, ये विल दिस माइनस, यहां माइनस बनेगा एंड इट विल अटैक ओवर देयर, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO। और अगले केस में क्या होगा, जब ये -1 के यहां अटैक करेगा तो इस केस में बनेगा ये माइनस, दिस माइनस विल अटैक ओवर देयर, तो इस केस में क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO। तो टोटल 4 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे, राइट। सो इसीलिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बेहतर मेथड नहीं कही जाती थी। अगर आपको कुछ अलग इस तरह के बनाने हैं, एल्डोल बनाने हैं, तो उसके लिए बेहतर मेथड नहीं है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यील्ड काफी कम हो जाएगी और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। आपको शायद समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया चलिए मैं एक एग्जांपल और शेयर करता हूं आपसे, आपको शायद उसके बाद समझ में आए कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कीटोन ले लिया और एक CH3CH2CHO ले लिया, बराबर है, 2 मॉलिक्यूल ले लिया, आप कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इट इज वेरी मच क्लियर। हाउ, बिल्कुल वही कंडीशन, एक एल्डोल इसका बनेगा, एक एल्डोल इसका बनेगा, तो 2 तो ये हो गए, प्लस इसका एक अल्फा विल अटैक ओवर देयर, तो थर्ड हो गया, और एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, और इसका एक अल्फा विल अटैक ओवर देयर, सो फोर्थ वन, सो टोटल 2 + 2 फोर्थ बनेंगे। तो इस तरीके से और भी जैसे अलग अलग कंडीशंस बढ़ती जाती हैं, आप बता सकते हैं कितने एल्डोल बन सकते हैं। वेरी इजी इट इज, है ना। तो याद रख सकते हैं कि एल्डोल के प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं आपसे शेयर करता हूं, जैसे मान लीजिए CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 आपने लिया, राइट, और दूसरा एग्जांपल CH3CH2CHO आपने लिया। ये एक सबसे डिफिकल्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सो सबसे पहली बात तो एक आपस में ये मिलकर बनाएगा, ओके, तो एक इसका हो गया। अब यहां देखिए इसमें 2 एल्डोल बनेंगे, कैसे, एक यहां माइनस बन सकता है और एक यहां माइनस बन सकता है। इसमें एक ही बनेगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, बट इसमें दोनों अलग अलग नेचर के हैं, तो यहां पर 2 ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, इजंट इट, तो ये 3 हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं, अब इसमें से भी दो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर देयर, सो
सो 2 ये भी हो गए, और उसके बाद इसमें से भी एक न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा विल अटैक ओवर देयर, तो एक ये हो गया। तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 6 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चंस काफी कॉमन है कॉम्पिटिशन्स में, कितने एल्डोल प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि कैसे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। बस आप न्यूक्लियोफाइल देखिए और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो एक कंडीशन ही रहेगी, आप बस केवल न्यूक्लियोफाइल देखिए, न्यूक्लियोफाइल चेक करिए और उसके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे। इसके बाद करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन भी किया गया। इसके बाद करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन की बातें भी की गई, और करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन में एक रिएक्टेंट ऐसा लिया गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, और दूसरा ऐसा लिया गया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन थे। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्टेंट ले लिया आपने HC डबल बॉन्ड OH, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और दूसरा रिएक्टेंट ले लिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो ये इसका माइनस विल अटैक ओवर देयर एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2, और यहां पर क्योंकि इस केस में यहां पर H जुड़ जाएगा ना, जैसे जनरल अपन करते हैं H यहां पर, बाकी यहां पर, तो ये हो जाएगा OH, और यहां ऐड हो जाएगा CH2CHO, और यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, सो इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर CHO। इजंट इट? बड़ा ही आसान है। ये देखिए, इसमें कोई भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसे ही C6H5CHO बेंजील्डिहाइड, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उस केस में भी इसका उसी तरीके से यूज किया जा सकता है। ये कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इस पर एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन और बाकी मॉलिक्यूल, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। सो अल्टीमेटली C6H5COH, राइट, और H और CH2 C डबल बॉन्ड OH एक बनेगा, एंड द फर्दर अगर हम आगे देखें तो OH और CH2 यहां से निकल जाएगा, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज व्हाट वी कॉल करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। कुछ नाइट्रो एल्डोल भी होते हैं, उनके बारे में अगर मैं जनरल बात करूं, इस केस में कुछ ऐसे एल्डोल बनते हैं जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH, और आपने रिएक्शन कराया CH3NO2 का, तो NO2 तो CO से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इसके हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, विल अटैक ओवर देयर एंड द कंपाउंड विल बी CH3COH H, और यहाँ पर हो जाएगा CH2NO2, इसमें से बाद में OH निकल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एल्डोल। तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, वहां पर एल्डोल बनने के चांसेस होते हैं, या उस तरीके की रिएक्शन एल्डोल जैसा आयन यानी इनोलेट आयन बनके, और प्रोटिक में ऑब्वियसली C के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल अच्छा बनता है, और उस बेस पर वो अटैक भी करता है, राइट। सो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। नीचे जैसे मैंने बताया, करेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन इट इज, राइट। सो दीज आर ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसी के एक और रिएक्शन, तो यहां पर हमने एल्डोल में देखा कि एल्डोल वो कंपाउंड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनके रिएक्शंस की बात करें, सो दे आर कैनिजारो रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, तो कैनिजारो रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। दूसरी कंडीशन है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होना चाहिए, वहां पर क्या था, डाइल्यूट एल्कली एल्डोल में, और यहां पर क्या है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होना चाहिए।
और सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम जनरली डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो पहले हमारा पॉइंट ये होगा कि कैसे या क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन बड़ा ही आसान होता है, ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन पे, मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ। तो प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए HC⋯OH, जैसा मैंने कहा कि कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन अगर होगी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके साथ 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं उसी कंपाउंड के, और कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली NaOH का यूज किया जाता है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अगर आप इस रिएक्शन में ध्यान दीजिए तो इस रिएक्शन में आगे क्या होगा वो आप थोड़ा सा वो अपन समझते हैं। तो इस रिएक्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, यानी इनमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। एक खास बात ध्यान दीजिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और NaOH दोनों का यूज होता है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। आगे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, पहले रिडक्शन की बात कर लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। तो ये बन जाएगा वो एक कार्बन वाला एल्कोहल, यानी CH3OH। और दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड, लेकिन मीडियम क्या है, बेसिक, तो सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट कौन सा बनता है, HC⋯ONA। जो भी जितने कार्बन हैं मॉलिक्यूल में उतने ही कार्बन का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, राइट। तो ये हमें बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिया C6H5 C⋯OH बेंजिल्डिहाइड, अगर हम लेते हैं तो बेंजिल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का हम यूज करेंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में इसका एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा एंड विल गिव C6H5CH2OH, एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका सॉल्ट बनेगा C⋯ONA। बेंजोइक एसिड होता है ना, तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया CH3 का होल थ्राइस C और CHO। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखें अल्फा कार्बन तो है लेकिन उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में इट विल गिव CH3 होल थ्राइस C एंड CH2OH प्लस, तो एल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, तो CH3 होल थ्राइस C और COONA। तो जब भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उस सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो रिमेंबर दिस। आफ्टरवर्ड्स अगर हम इसके आगे बात करें तो मैकेनिज्म की बात है। अगर आप मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है CH3CH, अगर हम देखें C⋯O और H, ये पहला मॉलिक्यूल है, राइट। और इस मॉलिक्यूल में NaOH का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, और साथ में यहीं पर दूसरा मॉलिक्यूल भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो ये बेसिक है, बेस जो है विल अटैक ओवर देयर, और उस कंडीशन में ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, HCO- और यहाँ पर OH, राइट। ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है। इसके बाद साथ में दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिसिपेट करता है C⋯OH। अब इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, यहाँ से
अब देखिए ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बनने की जरूरत है, तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां पर पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड ट्रांसफर। और उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल देखने को मिलता है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और दूसरा मॉलिक्यूल देखने को मिलता है एच सी एच एच और यहां पर O माइनस। ये एसिड और ये बेस, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिलता है। सो उस कंडीशन में ये सॉल्ट बन जाता है एच सी डबल बॉन्ड O और O माइनस, और ये एल्कोहल बन जाता है HCOH H और H. It is very important for a competition point of view. It is not given in your book, but you can see. So it is very much clear कि जो एक हाइड्रोजन है एक एल्डिहाइड से दूसरे एल्डिहाइड में जाता है, और जो ये O के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो बेस से आता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हमें दिया गया HC डबल बॉन्ड OD, और इसका रिएक्शन कराना है हमें KOD के साथ, दो मॉलिक्यूल इसके हमें दिए गए हैं, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमेशा याद रखिए कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड रिलेटिव, यहां भी KOD लिख देता हूं, राइट। तो कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH D और OD, ये आपके दो प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कैनिज़ारो रिएक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। So these two reactions are important. Next reactions are electrophilic substitution reactions that we know CHO group is electron withdrawing group. So obviously enhance that electron density at ortho and para position, and in that case what will happen, electron density अगर ortho para position पे बढ़ेगी, decrease electron density at ortho para position, right। electron withdrawing group है ना, तो हमने कई बार देखा हुआ है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग कहलाता है, डीएक्टिवेटिंग कहलाता है। मतलब अगर हम रिंग के ऊपर रिएक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम होती है। मेटा पोजीशंस पर NO2 को अगर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं Br2 विद FeBr3, तो ब्रोमिनेशन में मेटा पोजीशन पर Br को, और अगर हम सल्फोनेशन कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, तो मेटा पोजीशन पे SO3H को ये जोड़ता है, यानी जो भी न्यू इलेक्ट्रोफाइल है उसे मेटा पोजीशन पे अटैक कराता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं देता है, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग होने के कारण से इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर जनरेट नहीं हो पाती है कि CH3 या CH3CO जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा सके। रीमर टीमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर भी वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो हम बड़े आसानी से बाकी के रिएक्शंस के बारे में से बता सकते हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो रिंग के रिएक्शंस होते हैं, दोज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जरूर थोड़ा एक दो होना चाहिए। में सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है दैट इज दैट फॉर्मेलिन। एक अगर हम देखें फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है। फॉर्मेलिन जो है वो 40% सॉल्यूशन होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए। बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो लैब में स्पेसिमेंस को देखते हैं उन्हें लिक्विड में रखा जाता है, दैट इज फॉर्मेलिन। बैकेलाइट जो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और पॉलीमर चैप्टर आपको हटा दिया गया है, नहीं तो उसके बारे में ज़रूर आपसे बात होती, बट मैं डेफिनेटली उसके वीडियोस सिलेबस फिनिश होने के बाद बनाऊंगा। कुछ और एडवांस पोर्शन के वीडियोस भी बनाऊंगा, तो वहाँ पर आप रिमेनिंग पार्ट को भी चेक कर पाएंगे। बाकी के अपने इंडिविजुअल यूजेस हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ के जरूर जाइए, पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे यूजेस होते हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड एंड ketones. Thank you for today.